एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज इस तरह नजर आ रहे होते हैं और देखते ही खौफ तारी हो जाता है। लिहाजा आप पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आपको 1 to 6 की ऑप्शन भी नज़र आ रही हैं। ये हैं 7 to 10 और ये हैं 11 to 15। अगर सारे एमसीक्यूज पढ़कर फिर दोबारा से फर्स्ट एमसीक्यूज पे आएंगे तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा एक वक्त में एक पर ही फोकस करें। नंबर 1, 1/4 होल रेज़ पावर -1/2। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन गिवन हो, जैसे यहाँ पे 1/4 है और उसकी होल पावर में माइनस साइन हो, तो अंदर फ्रैक्शन वाली टर्म्स को उल्टा कर लें, यानी रेसिप्रोकल ले लें। इससे पावर प्लस हो जाएगी। अब देखें, जब भी फ्रैक्शन में नीचे 1 आ रहा हो तो उसको नहीं लिखा करते, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 रिमेन्स द सेम। सो हम लिखेंगे 4 रेज़्ड टू पावर 1/2। अब पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। नंबर 2, द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 345.6 इज़। साइंटिफिक नोटेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इस वीडियो में डिटेल से मैंने समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल गिवन क्वेश्चन सॉल्व करें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। हमारा फर्स्ट डिजिट है 3, जबकि डेसिमल ये रहा। इसको 2 डिजिट्स लेफ़्ट लेकर जाना है, यानी 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये 2 डिजिट्स लेफ़्ट चला जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 3.456। पर अगर 10⁻² से मल्टीप्लाई किया था तो बैलेंस करने के लिए 10⁻+2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। इसके नतीजे में तो ये मिला और 10⁻+2 एज इट इज़ उतार लेंगे। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। नंबर 3, गिवन रिलेशन R is subset of dash if x is equal to 2, 4, 6, y is equal to 1, 3, 5, r is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप गिवन R में तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स x, y को देखें। तीनों पेयर्स के x एलिमेंट्स 1, 3 और 5 ये सेट y के एलिमेंट्स हैं, जबकि इन पेयर्स के y एलिमेंट्स 2, 4 और 6 ये सेट x के एलिमेंट्स हैं। यानी पहले y हैं और फिर x, तो ये होगा y मल्टीप्लाई बाय x, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। नंबर 4, व्हाट स्टेटमेंट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। देखें, शेडेड रीजन ये वाला है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इस कंप्लीट पिक्चर को कलर्ड बनाता हूँ। ये रहा सर्कल ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अब मैं पीछे वाले ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को रिमूव कर देता हूँ। अब ज़रा गौर से देखें, अगर हम सर्कल ए को रिमूव भी कर दें तब भी ये पोर्शन बाकी दो सर्कल्स के ओवरलैप हिस्से के ऊपर ही है, यानी बी इंटरसेक्शन सी, वो हिस्सा जहाँ बी और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लिहाजा ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। पर ज़रा ऑप्शन ए और बी पे भी नज़र दौड़ाएं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के तीनों सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम सर्कल ए को ज़रा दोबारा ले आते हैं और वो हिस्सा ढूंढते हैं जहाँ पे तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो वो ये नहीं बल्कि ये रहा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एसोसिएटिव लॉ की मदद से ऐसे भी। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ लिखने का अंदाज फ़र्क है। पर गिवन क्वेश्चन में ऑप्शन सी ही राइट चॉइस है। नंबर 5, फैक्टराइजेशन ऑफ 49a² - 28ab + 4b²। इसमें या तो x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा या x - y होल स्क्वायर का। इस माइनस साइन को देखकर पता लगा कि x - y होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब इसकी एक एक टर्म्स को देखेंगे। पहली टर्म है 49a², यानी ये होल स्क्वायर होगा किसका? 7a का। लास्ट टर्म को देखें 4b², ये किसका होल स्क्वायर होगी? 2b का। और बीच में माइनस साइन के बाद इन दोनों टर्म्स को लिखते हैं। अब देखते ही पता चल रहा कि ये 7a - 2b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। नंबर 6, इफ़ x इज़ स्मॉलर देन 10 देन विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ऑप्शन थोड़ी बड़ी करके लिख देता हूँ। आमतौर पे ये साइन स्मॉलर देन का होता है, ये साइन स्मॉलर देन और इक्वल टू, जबकि ये वाला ग्रेटर देन और ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू। बट ये सिर्फ इस सूरत में है जब वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे लिखा हो। अगर वेरिएबल राइट साइड पे लिखा हो तो इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसलिए एक रूल याद रख लें। इस डैश का तो आपको पता ही है कि इसका मतलब इक्वल टू होता है, लिहाजा इसको फ़िलहाल भूल जाएं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉलर देन की बात है। तो इन सिंबल्स में जिस साइड पे 1 एंड है वहाँ पे स्मॉलर वैल्यू होती है
और जहाँ पे 2 एंड्स हैं वहाँ पे ग्रेटर वैल्यू होती है। तो अब x इज स्मॉलर देन यानी लेफ्ट साइड पे सिंगल एंड, और 10 ग्रेटर साइड पे होगा, राइट साइड पे। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। बाकी ऑप्शंस को भी देख लें। ऑप्शन ए में x ग्रेटर साइड पे है और नीचे इक्वल टू वाली लाइन भी है, तो हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ऑप्शन बी में x स्मॉलर साइड पे है और नीचे इक्वल टू वाली लाइन भी है, तो हम लिखेंगे x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। जबकि ऑप्शन डी में x ग्रेटर साइड पे है, तो हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन 10। अब आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। नंबर 7, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 3,5 एंड 9,11 इज। स्लोप का वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप कहते हैं राइज ओवर रन को। राइज मतलब चेंज अलोंग वर्टिकल यानी वाई एक्सिस, और रन मतलब चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस। स्लोप को हम m लिखते हैं और चेंज अलोंग वाई एक्सिस को हम लिखते हैं y2 माइनस y1, जबकि चेंज अलोंग एक्स एक्सिस होगी x2 माइनस x1। हमारे पास पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, तो ग्राफ पे प्लॉट करें। अलोंग एक्स एक्सिस 3 और अलोंग वाई एक्सिस 5, तो ये पॉइंट 1 है। फिर पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस 9 और अलोंग वाई एक्सिस 11, तो ये पॉइंट 2 है। अब इस लाइन का स्लोप पूछा जा रहा है जो इन पॉइंट्स से गुजर रही है। ये है चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम x2 माइनस x1 से कैलकुलेट करते हैं, और ये है चेंज अलोंग वाई एक्सिस, जिसको y2 माइनस y1 से कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज डालें। y2 की वैल्यू है 11, y1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है 9 और x1 की वैल्यू है 3। तो ये बना ऊपर 6 और नीचे भी 6। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। अगर यहाँ पे 1 भी लिखा होता तो भी ठीक होता, क्योंकि 6/6 इज इक्वल टू 1 होता है। नंबर 8, एट वट एंगल डू द गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 4। वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c भी आपको याद होगी। अगर नहीं तो लास्ट MCQs में आप लोग स्लोप की ये इक्वेशन देख चुके हैं। अगर इस स्लोप को सिंप्लीफाई करें, x को दूसरी साइड पे ले जाएं तो m से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू mx और प्लस c, यानी y इंटरसेप्ट कि लाइन y एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रही है। गिवन इक्वेशंस के स्लोप्स देखें। पहली लाइन के स्लोप को हम m1 कह देते हैं और दूसरी लाइन के स्लोप को m2। तो देखें सेकंड लाइन का स्लोप फर्स्ट लाइन का रेसिप्रोकल है और नेगेटिव भी। यहाँ से हमें पता चला कि अगर इन स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा। और ये लाइंस का एक रूल है कि जब दो लाइंस के स्लोप्स मल्टीप्लाई होने पे आंसर -1 आए तो इसका मतलब है कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस में एंगल 90 डिग्री होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। कुछ नेगेटिव रेसिप्रोकल नंबर्स देख लें ताकि पहचान हो जाए। अगर एक नंबर 3 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3 और नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस भी लग जाएगा। अब यहाँ पे देखें नंबर क्या है 3/4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। a/p का रेसिप्रोकल होगा b/a, जबकि नेगेटिव साथ में माइनस लग जाएगा। अब ये एक एग्जांपल देखें। फर्स्ट लाइन का स्लोप है 2 और सेकंड लाइन का -1/2, जो कि फर्स्ट वाली का रेसिप्रोकल भी है और नेगेटिव भी, यानी ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। नंबर 9, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन सिमिलर ट्राइंगल्स। ये मैं ट्राइंगल्स को बड़ा बना दूँ। सिमिलर ट्राइंगल्स को आप जूम इन जूम आउट से भी समझ सकते हैं। जैसे स्मॉल ट्राइंगल की बॉटम साइड 3 है और बड़े ट्राइंगल की ये साइड 9 है, यानी 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है, तो बाकी साइड्स भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ हुई होंगी। अगर स्मॉल ट्राइंगल की एक साइड x है तो 3 टाइम x से 6 आना चाहिए, तो लिखें 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 6। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। नंबर 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ एंगल C इन द फिगर। ये मैं ट्राइंगल को बड़ा बना दूँ। एंगल C की वैल्यू पूछी जा रही है। आमतौर पे हम ट्राइंगल को इस डायरेक्शन में नहीं ड्रॉ करते, इसीलिए हमें देखने और समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हम इसको राइट साइड पे घुमा लेते हैं। एंगल C को हम थीटा कह देते हैं। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जहन में लाएं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस।
हमारे ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो देखें, बाकियों में सिर्फ एक एक चीज़ मालूम है, इस वाले में दोनों मालूम है, लिहाजा हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब परपेंडिकुलर की जगह 5 पुट कर दें और बेस की जगह 9। 5/9 से वैल्यू आई 0.55, पर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर दोनों साइड पे टेंजेंट इन्वर्स लें तो ये लेफ़्ट साइड बन जाएगी थीटा और राइट साइड टेंजेंट इन्वर्स, और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 0.55 कैलकुलेटर से निकालें तो आंसर आएगा 29.05 डिग्री। क्लोजेस्ट आंसर 29.1 डिग्री है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। नंबर 11, द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ इज़। इस क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं। देखिए, हमें गिवन क्वेश्चन में जो प्लेन गिवन है वो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। दुनिया में एक और सिस्टम भी चल रहा है जिसको कहते हैं नेविगेशन या सर्वेइंग सिस्टम, जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का यूज़ करते हैं बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए। मोस्टली ये काम शिप के कैप्टन्स किया करते हैं यूजिंग कंपास एंड अदर नेविगेशन टेक्निक्स। दोनों सिस्टम्स का फ़र्क समझ लें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रीडिंग लेना शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस लाइन तक एंगल होगा 60 डिग्री। इसको कभी भी 0-60 डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जबकि नेविगेशन सर्वेइंग सिस्टम में छोटे एंगल्स के लिए भी 3 डिजिट सिस्टम यूज़ होता है, वहाँ पे 0-60 लिखा जा सकता है। इस सिस्टम में बेरिंग लेने के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन से रीडिंग लेना शुरू करेंगे और ईस्टवर्ड मूव करेंगे। जैसे अगर इस लाइन का एंगल मेजर करना है तो नॉर्थ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल देखेंगे। इतना हिस्सा तो 90 डिग्री है और इससे आगे क्वेश्चन में गिवन है 35 डिग्री। तो टोटल कितना हुआ? 90 + 35 = 125 डिग्री। सो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। वैसे अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो एंगल कितना होता? यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 360 होता है, उसमें से ये 35 निकल गया तो पीछे 325 डिग्री होता। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? ये तो नेविगेशन सिस्टम है, सर्वेइंग सिस्टम, इसमें ये यहाँ से काउंट होता है, 125 डिग्री बना। नंबर 12, द 3 मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल आर कंकरेंट इनसाइड, कंकरेंट आउटसाइड, कोलिनियर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो लफ्ज़ कंकरेंट समझ लें। जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस सिंगल कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उन्हें कंकरेंट लाइंस कहते हैं और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स वो तमाम पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे हों। अगर दो लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नहीं हैं तो उनके पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते। चलें हम 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है और कोलिनियर भी नहीं है, ये तीनों कंकरेंट हैं, मिल रहे हैं एक पॉइंट पे। पर क्या ये पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल है या आउटसाइड? ऑब्वियसली इनसाइड है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस, कंकरेंट इनसाइड, यानी मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। नंबर 13, द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज़, गिवन डेटा है 77, 79, 82, 86, 90, 92, 93। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मीडियन क्या होता है। ट्राइंगल के केस में ये सेंटर पॉइंट मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है मिडल। डेफिनेशन इसकी है मिडल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। वी आर लकी, हमारे पास ऑलरेडी असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मिडल यानी मीडियन पोजीशन निकालनी हो तो क्योंकि यहाँ पे 7 ऑड नंबर है, इसलिए फार्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बना 4। तो फोर्थ पोजीशन पे नंबर है 86। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। इस केस में तो फ़ौरन भी निकाल सकते थे, बट फार्मूला आना चाहिए ताकि अगर ज़्यादा नंबर्स हों तो सॉल्व कर सकें। वैसे अगर टोटल टर्म्स 8 होती तो ऐसे में एक नहीं 2 मिडल टर्म्स होती, n/2 और n/2 + 1। इस केस में फोर्थ के साथ फिफ्थ टर्म भी। नंबर 14, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड वंस।
देखें, अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रोबेबिलिटी से मुतल्लिक आपके तमाम डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। एनिमेशन से समझाया। क्वेश्चन में फेयर कॉइन का जिक्र है। इसका मतलब है कि अनफेयर कॉइन भी होते होंगे, जिनको बायस्ड कॉइन भी कहते हैं। इनमें दोनों साइड्स का वेट अनइवन होता है और किसी एक साइड पे आने का चांस ज़्यादा होता है। आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच में कुछ अंपायर्स बायस्ड अंपायरिंग करते हैं, साइड लेते हैं इंडिया की। ये लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला है ताकि आपके जहन में आ जाए कि बायस्ड अनफेयर कॉइन होता है। अब अनफेयर या बायस्ड के मुकाबले में फेयर कॉइन देखें, जिसको अनबायस्ड भी कहते हैं, न्यूट्रल। इसकी दोनों साइड्स का वेट बराबर होता है और हेड या टेल आने का चांस इक्वल होता है। तो अगर फेयर कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड आने का चांस भी हाफ होगा 1/2 और टेल आने का चांस भी हाफ होगा 1/2। क्योंकि देखें, जब टॉस कॉइन करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? 2। लेकिन हमारे केस में जो आएगी आउटपुट, या हेड आएगा या टेल, यानी एक ही चीज़ आ सकती है, इसलिए 1/2। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। नंबर 15. A die was rolled 50 times and the number 4 appeared 15 times. What is the relative frequency of rolling a 4? डाई लूडो वाले छक्के को कहते हैं। अगर उसको 50 टाइम्स रोल किया जाए और अगर 4 का हिस्सा 15 बार आए तो बताएं 4 आने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हुई। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी हुई 15 आउट ऑफ 50। कैलकुलेटर से निकालें तब भी आंसर आ जाएगा, पर अगर आपने ज़ुबानी करना है तो ऊपर नीचे दोनों को डबल कर लें। ये बन जाएगा 30 आउट ऑफ 100। अब देखें, सॉल्व करना आसान हो गया। ये बन जाएगा 0.30। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज़ 0.30। Study with me, a learning experience.